इतिहास गवाह है कि जब जब समाज अंधकार में डूबा है, किसी न किसी महापुरुष ने मशाल बनकर रास्ता दिखाया है। लेकिन कल्पना कीजिए उस दौर की, जहां महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे, जहां परछाई से भी परहेज किया जाता था। ऐसे कठिन समय में एक महिला उठी, जिसने न केवल खुद को शिक्षित किया, बल्कि भारत की करोड़ों बेटियों के लिए कलम और किताब का रास्ता खोल दिया। आज हम बात कर रहे हैं क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले की, भारत की पहली महिला शिक्षिका, महान समाज सुधारक और कवयित्री। आज के इस विशेष सत्र में हम उनके जन्म से लेकर उनके अंतिम बलिदान तक की उस संपूर्ण गाथा को गहराई से समझेंगे, जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। दोस्तों, 3 जनवरी 1831 महाराष्ट्र के सतारा जिले का एक छोटा सा गांव नायगांव, यहाँ खंदोजी नेवसे पाटिल और लक्ष्मीबाई के आंगन में एक नन्ही किलकारी गूंजी। नाम रखा गया सावित्री। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि साधारण से किसान परिवार में जन्मी यह बालिका एक दिन पूरे भारत के भाग्य का विधान बदलेगी। सावित्री का बचपन उसी तंग गलियों और खेतों में बीता, जहाँ लड़कियों का भविष्य केवल चूल्हे चौके तक सीमित माना जाता था। लेकिन सावित्री की आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी जिज्ञासा जो अक्सर बड़ों को निरुत्तर कर देती थी। उनके पिता गांव के मुखिया थे, घर में अनुशासन था, लेकिन सावित्री के मन में सवालों का समंदर था। एक बार की बात है, नन्ही सावित्री एक अंग्रेज ईसाई मिशनरी के पास से गुजरी। उस विदेशी ने सावित्री की आंखों में छिपी बुद्धिमत्ता को भांप लिया और उन्हें एक रंगीन किताब भेंट की। सावित्री उस समय पढ़ना नहीं जानती थी, अक्षर उनके लिए केवल काली लकीरें थीं। जब वह घर लौटी तो उनके पिता ने वह किताब देखी और गुस्से में उनके हाथ से छीनकर फेंक दी। उनका कहना था, किताबें और अक्षर शूद्रों और महिलाओं के लिए नहीं है, यह धर्म के विरुद्ध है। सावित्री रोई नहीं, उन्होंने चुपचाप उस किताब को उठाया और एक कोने में छिपा दिया। उन्होंने खुद से वादा किया, भले ही आज मैं इसे पढ़ नहीं सकती, लेकिन एक दिन मैं इन अक्षरों के राज को जरूर जानूंगी। यही वह क्षण था जब भारत की पहली महिला शिक्षिका के भीतर शिक्षा की भूख पैदा हुई। दोस्तों, समय बीतता गया। अभी सावित्री के खेलने कूदने के दिन थे ही कि समाज की बेड़ियों ने उन्हें जकड़ लिया। मात्र 9 वर्ष की आयु, जिस उम्र में बच्चे गुड्डियों से खेलते हैं, 1840 में सावित्री का विवाह पुणे के 13 वर्षीय ज्योतिबा राव फूले से कर दिया गया। लेकिन यह केवल 2 बच्चों का विवाह नहीं था, यह 2 महान आत्माओं का मिलन था। ज्योतिबा राव, जो स्वयं समाज की कुरीतियों को करीब से देख रहे थे, उन्होंने सावित्री की उस दबी हुई जिज्ञासा को पहचान लिया। जहां समाज ने सावित्री के हाथ में झाड़ू थमानी चाहिए थी, वहीं ज्योतिबा राव ने उनके हाथ में कलम थमाने का फैसला लिया। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र जिसने सदियों पुराने अंधेरे को चुनौती दी। वह केवल एक पत्नी बनकर विदा नहीं हुई थी, वह एक शिष्य बनकर एक ऐसे गुरु के घर जा रही थी जो उन्हें क्रांति ज्योति बनाने वाला था। विवाह के बाद सावित्रीबाई जब अपने ससुराल पुणे आईं तो उन्होंने देखा कि उनके पति ज्योतिबा राव के विचार सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग थे। ज्योतिबा राव जानते थे कि जिस समाज में शूद्रों और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, वह समाज कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। उन्होंने एक क्रांतिकारी मंत्र दिया था, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई। ज्योतिबा राव ने महसूस किया कि यदि उन्हें समाज को जगाना है तो सबसे पहले अपने घर की स्त्री को सशक्त करना होगा। उन्होंने तय किया कि वे अपनी पत्नी सावित्री को स्वयं शिक्षित करेंगे। यह केवल एक पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम नहीं था, बल्कि एक महान समाज सुधारक का आने वाले कल के लिए किया गया निवेश था। दोस्तों, पढ़ाई की शुरुआत आसान नहीं थी। कट्टरपंथी समाज के लिए एक महिला का पढ़ना पाप के समान था। ज्योतिबा राव जब सावित्रीबाई को पढ़ाते तो उन्हें अपने ही परिवार और पड़ोसियों का कड़ा विरोध सहना पड़ता था। लोग कहते थे, अगर औरत पढ़ लिख गई तो प्रलय आ जाएगा। लेकिन सावित्रीबाई के भीतर वह किताब देखने वाली बचपन की तड़प अभी भी जिंदा थी। ज्योतिबा राव उन्हें खेतों में ले जाते, मिट्टी पर अक्षर लिखना सिखाते। जब घर के काम से फुर्सत मिलती तो रात के धुंधले दिए की रोशनी में सावित्रीबाई अक्षरों से दोस्ती करती। उन्होंने मराठी के साथ साथ अंग्रेजी और गणित का भी ज्ञान प्राप्त किया। समाज पत्थर मार रहा था
और ये दोनों साथ मिलकर शिक्षा का महल बना रहे थे। दोस्तों, घरेलू शिक्षा के बाद ज्योतिबा राव ने अनुभव किया कि सावित्रीबाई के भीतर एक जन्मजात शिक्षिका छिपी हैं। उन्होंने सावित्रीबाई को औपचारिक प्रशिक्षण के लिए भेजा। उन्होंने मिसेज मिशेल के नॉर्मल स्कूल अहमदनगर और पुणे के एक प्रसिद्ध संस्थान से टीचर्स ट्रेनिंग पूरी की। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस दौर की जहां महिलाओं को घर से निकलने की आज़ादी नहीं थी। वहां सावित्रीबाई ने प्रशिक्षण लेकर यह साबित कर दिया कि ज्ञान किसी विशेष लिंग या जाति की जागीर नहीं है। वह न केवल भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी, बल्कि उन्होंने उस विचारधारा को भी जन्म दिया जिसने आगे चलकर करोड़ों महिलाओं के लिए स्कूल के दरवाजे खोले। दोस्तों, शिक्षक तो बहुत हुए, लेकिन सावित्रीबाई वह पहली ज्योति थी जिसने अंधेरे को कोसने के बजाय खुद को जलाकर रोशनी करना चुना। एक पति ने उंगली पकड़ी और एक पत्नी ने पूरे देश की बेटियों का हाथ पकड़ लिया। साल 1848, तारीख 1 जनवरी, पुणे का भिड़ेवाड़ा यह केवल एक पत्थर की इमारत नहीं थी, बल्कि आधुनिक भारत के इतिहास का वह केंद्र था जहां से बदलाव की आंधी शुरू होनी थी। इसी दिन महात्मा ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले ने मिलकर लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। शुरुआत में केवल 9 छात्राएं थीं। सोचिए, उस दौर में जब बेटियों को केवल पराया धन और चूल्हे तक सीमित माना जाता था, तब सावित्रीबाई ने उन 9 बच्चियों की आंखों में भविष्य के सपने बोने शुरू किए। वह केवल उन्हें अक्षर नहीं सिखा रही थी, वह उन्हें अपनी गुलामी की बेड़ियां काटना सिखा रही थी। लेकिन दोस्तों, यह रास्ता फूलों की सेज नहीं था। समाज के तथाकथित ठेकेदारों को एक महिला का शिक्षक बनना धर्म का अपमान लगा। जब सावित्रीबाई अपने घर से स्कूल के लिए निकलती तो लोग उन पर कीचड़ उछालते, पत्थर मारते और भद्दी गालियां देते। कुछ लोग तो उनके ऊपर गोबर तक फेंक देते थे ताकि वह शर्मिंदा होकर घर लौट जाएं। सफ़ेद साड़ी कीचड़ से सन जाती, चेहरा गंदा हो जाता है, लेकिन सावित्रीबाई के कदम कभी पीछे नहीं मुड़े। वह हर दिन उस अपमान को चुपचाप सहती कि अगर आज वह रुक गई तो भारत की बेटियों के लिए रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों, सावित्रीबाई के साहस की प्रकाष्ठा को देखिए। वह अपने थैले में हमेशा एक अतिरिक्त साड़ी लेकर चलती थी। स्कूल पहुंचकर वह कीचड़ से सनी हुई साड़ी बदल लेती और फिर उसी मुस्कुराहट के साथ अपनी छात्राओं को पढ़ाने बैठ जाती, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक दिन जब कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और अपमान करने की कोशिश की, तो सावित्रीबाई ने गरज कर कहा, मेरे भाइयों, आप मुझ पर पत्थर और कीचड़ फेंक कर मेरी मदद ही कर रहे हैं। आप जो पत्थर फेंकते हैं वो मुझे फूल लगते हैं और मुझे एहसास कराते हैं कि मेरा काम कितना महान है। यह मुझे और भी अधिक प्रेरणा देता है। उनके इस साहस के आगे कट्टरता की दीवारें ढांढने लगी। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि इस महिला को डराया नहीं जा सकता। समाज ने उन पर कीचड़ उछाला ताकि वह रुक जाएं, लेकिन उन्होंने उसी कीचड़ से भविष्य का कमल खिला दिया। सावित्रीबाई की वह दूसरी साड़ी आज भारत की हर शिक्षित महिला के सम्मान का प्रतीक है। सावित्रीबाई का संघर्ष केवल किताबों तक सीमित नहीं था। उन्होंने देखा कि जिस समाज को वे शिक्षित कर रही हैं, वहाँ इंसानियत की कितनी कमी है। उस समय जातिवाद का जहर इतना गहरा था कि तथाकथित अछूतों को प्यास लगने पर भी कुओं से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। यह दृश्य देखकर सावित्रीबाई और ज्योतिबा राव का दिल पसीज गया। उन्होंने धर्म के ठेकेदारों की परवाह किए बिना अपने घर का पानी का टैंक अछूतों के लिए खोल दिया। यह उस समय का सबसे बड़ा विद्रोह था। उन्होंने संदेश दिया कि पानी का कोई धर्म नहीं होता और प्यास की कोई जाति नहीं होती। समाज ने उनका बहिष्कार किया, उन्हें धमकियां दी, लेकिन सावित्रीबाई ने प्यासे को पानी पिलाने को ही सबसे बड़ा धर्म माना। 19वीं सदी में विधवाओं की स्थिति नर्क से भी बदतर थी। उनका यौन शोषण किया जाता था और यदि वे गर्भवती हो जाती थीं तो लोक लाज के डर से या तो वे आत्महत्या कर लेती थीं या अपने नवजात शिशु को मार देती थीं। सावित्रीबाई का करुणामयी हृदय यह सहन नहीं कर सका। 1863 में उन्होंने अपने ही घर में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। उन्होंने दीवारों पर पोस्टर लगवाए, यहाँ आएँ, अपने बच्चे को जन्म दें, उसे यहाँ छोड़ दें या अपने साथ ले जाएं, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। उन्होंने न केवल उन बच्चों को बचाया, बल्कि एक ब्राह्मण विधवा के बेटे यशवंत को गोद लिया, उसे अपना नाम दिया, उसे पाला पोसा और पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाया। उन्होंने साबित किया
कि माँ होने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं, ममता ही काफ़ी है। 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा राव ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और सावित्रीबाई इसकी रीढ़ की हड्डी बनी। इसका उद्देश्य था अंधविश्वासों से मुक्ति और तर्क आधारित समाज का निर्माण। उन्होंने सत्यशोधक विवाह की परंपरा शुरू की। इन शादियों में न ब्राह्मण होते थे, न फिजूल खर्ची और न ही दहेज। सावित्रीबाई स्वयं इन विवाहों का प्रबंधन करती थीं। विवाह के मंत्रों की जगह ऐसे शपथ पत्र पढ़े जाते थे जहां दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को समान अधिकार देने का वादा करते थे। सावित्रीबाई ने महिलाओं को अधिकार दिया कि वे भी समाज में पुरुषों के बराबर खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने विधवा विवाहों का समर्थन किया और समाज की सदियों पुरानी बेड़ियों को एक एक करके तोड़ दिया। जहां समाज ने तिरस्कार किया, वहां सावित्रीबाई ने सत्कार किया। उन्होंने जाति की दीवारों को पानी के टैंक से और पितृसत्ता की बेड़ियों को शिक्षा और ममता से तोड़ दिया। वह केवल बच्चों की टीचर नहीं थीं, वह एक बीमार समाज की डॉक्टर भी थीं। सावित्रीबाई केवल एक समाज सुधारक नहीं थीं, वे एक क्रांतिकारी कवयित्री भी थीं। जिस समय महिलाओं को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति नहीं थी, उस समय उन्होंने काव्य फूले और वामन कसी सुबोध रत्नाकर जैसी कृतियों के माध्यम से समाज को झकझोरा। उनकी कविताएं केवल शब्द नहीं बल्कि सोए हुए समाज के लिए ललकार थीं। वह अपनी कविताओं में कहती थीं, स्वयं जागो, उठो और शिक्षा प्राप्त करो, रूढ़ियों को तोड़ो और स्वावलंबी बनो। उन्होंने मराठी साहित्य को एक नई दिशा दी, जहां साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के लिए इस्तेमाल किया गया। 1857 में पुणे में भयंकर प्लेग की महामारी फैली। यह वह समय था जब लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने ही प्रियजनों को छोड़कर भाग रहे थे। प्लेग का खौफ ऐसा था कि लोग बीमारों को छूने से भी डरते थे। लेकिन 66 वर्ष की उम्र में भी सावित्रीबाई के भीतर की ममता कम नहीं हुई थी। उन्होंने अपने बेटे डॉक्टर यशवंत के साथ मिलकर पुणे के पास एक क्लिनिक खोला और वह खुद गलियों में जाती और बीमारों को ढूंढती और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लाती। उन्होंने अपनी उम्र और सेहत की परवाह किए बिना खुद को मानवता की सेवा में झोंक दिया। दोस्तों, इतिहास में बलिदान के कई किस्से हैं, लेकिन सावित्रीबाई का बलिदान अद्वितीय है। उन्हें पता चला कि मुंधवा के पास एक छोटा बच्चा प्लेग से तड़प रहा है। वह तुरंत वहां पहुंची जब कोई उसे छूने के लिए तैयार नहीं था। सावित्रीबाई ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और अपनी पीठ पर लाद कर उसे अस्पताल ले गई। बच्चे को तो उन्होंने बचा लिया, लेकिन उस दौरान वह स्वयं उस जानलेवा संक्रमण की चपेट में आ गई। 10 मार्च 1897 को सेवा का यह पर्याय, क्रांति की यह मशाल हमेशा के लिए शांत हो गई। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक दूसरों की जान बचाई। दोस्तों, सावित्रीबाई फूले आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन आज भारत की हर वह बेटी जो स्कूल जाती है, जो दफ्तर जाती है, जो अपने हक के लिए लड़ती है, उनमें सावित्रीबाई जीवित हैं। वह केवल एक व्यक्ति नहीं, वह एक विचार हैं, एक साहस हैं और एक कभी न बुझने वाली क्रांति ज्योति हैं। दोस्तों, क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले की जन्म जयंती पर आइए हम उनके संघर्षों को याद करें, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर शिक्षा की इस मशाल को हर उस बच्चे तक पहुंचाएं जो आज भी अंधेरे में है। ज्ञान के प्रकाश को फैलाना ही उनके चरणों में हमारी सच्ची सेवा और वंदना होगी। दोस्तों, सावित्रीबाई फूले सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जीवंत आंदोलन है। तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था, अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। माता सावित्रीबाई फूले ने बुद्ध के इसी मार्ग को चुना और शिक्षा की वह मशाल जलाई जिसने सदियों के अंधेरे को चीर दिया। उनका संघर्ष वास्तव में धम्म की उसी करुणा और प्रज्ञा का विस्तार था जिसे आगे चलकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के रूप में साकार किया। आज भारत में अगर कोई भी महिला डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या अंतरिक्ष यात्री बनती हैं तो उसकी सफलता की नींव में सावित्रीबाई के संघर्षों का कीचड़, महात्मा फूले का त्याग और बाबा साहेब का संकल्प शामिल है। माता सावित्रीबाई ने सिखाया कि प्रज्ञा के बिना इंसान अधूरा है और करुणा के बिना शिक्षा व्यर्थ है। आज हम उन्हें नमन करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय ज्योतिबा राव फूले, जय सावित्रीबाई फूले।